हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में आज हम एक नया कवि शुरू करने जा रहे हैं। इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हिंदी के बहुत सारे कवि मेरे फेवरेट हैं। बीच में अपनी बात बता देती हूँ, उनमें से अज्ञे एक है। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर हम बात करेंगे। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, और 1987 में इनका देहांत हुआ था। अज्ञे हिंदी के उन कुछ गिने चुने व्यक्तित्व में से हैं जिन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा पर लिखा, और न सिर्फ लिखा बल्कि बहुत विश्वास के साथ लिखा, बहुत सूक्ष्म लिखा और बहुत सुंदर लिखा। अज्ञे ने उपन्यास लिखे, 3 उपन्यास अज्ञे के, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी। नदी के द्वीप इनका पत्र और डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है। दर्शन और अस्तित्ववाद को काफी उसमें उकेरा गया है। शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणात्मक और बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसके 2 भाग हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1, भाग 2। और अपने अपने अजनबी इनका अस्तित्ववादी दर्शन से जुड़ा हुआ उपन्यास है। अज्ञे ने कहानियां लिखी तो मनोविश्लेषणात्मक कहानियों के ये जनक कहलाए। आदम की डायरी, जयदोल, शरणदाता, गैंग्रीन जो अब रोज नाम से मिलती है, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। गैंग्रीन कहानी अब रोज नाम से प्रकाशित हुई, और पहले बीए फाइनल फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये कहानी चलती भी थी, और मेरी पसंदीदा कहानियों में से है। अगर आप लोग कहानियों के शौकीन हैं, उपन्यासों के शौकीन हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अज्ञे के 3 उपन्यास और गैंग्रीन कहानी, रोज कहानी आप जरूर पढ़िए। अज्ञे ने कविताएं लिखी तो प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक कहलाए। अज्ञे ने पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स इत्यादि इनके संपादकत्व में काफी टाइम तक निकले। भारत जब गुलाम था तो अज्ञे सेना में भी थे, बर्मा में इनकी पोस्टिंग भी हुई थी। गरम दल के साथ अज्ञे ने बम भी बनाए थे, कारावास में भी दिन गुजारे। अंग्रेजी में इनकी कविताएं हैं प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स, वो कारावास के दौरान ही लिखी गई है। चिंता, भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, इंद्रधनु रोंदे हुए ये, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार इत्यादि इनके अन्य काव्य संकलन है। आंगन के पार द्वार पे इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, और कितनी नावों में कितनी बार पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि इसकी राशि भी बढ़ा दी गई है और इसका क्षेत्र भी बदल दिया गया है। पहले ये किसी वर्ष की किसी सर्वश्रेष्ठ कृति को मिलती थी, तो पुराने जो क्वेश्चन आते हैं नेट वगैरह में, वो इस तरह आते हैं कि अज्ञे की किस किताब को ज्ञानपीठ मिला, महादेवी वर्मा की किस रचना को ज्ञानपीठ मिला, तो उस पुस्तक का, उस ग्रंथ का नाम लिखना होता था। महादेवी हिंदी की पहली महिला कथाकार है। महिला कथाकारों में महादेवी पहली है, हिंदी की नहीं। जिनको ज्ञानपीठ मिला था उनकी 4 काव्य संकलनों को मिलाकर बनाई गई काव्य कृति यामा पर। अज्ञे को मिला था कितनी नावों में कितनी बार पर। अब जो है किसी रचना पर नहीं मिलके कवि को उसके संपूर्ण कृतित्व के लिए मिलता है। यानी हम पूछते हैं कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो कृष्णा सोबती को मिला। 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, केदारनाथ सिंह को मिला। यानी अब अपने संपूर्ण कृतित्व के लिए किसी एक या दो को संयुक्त रूप से भी मिला हुआ है, वो वैसे मिलेगा। लेकिन पहले जो मिलता था वो उस व्यक्ति की भी, उस लेखक रचनाकार की भी अनेक कृतियों में से किसी एक को मिलता था। भाई महादेवी वर्मा ने बहुत सारी किताबें लिखी, अज्ञे ने भी खूब लिखा है, प्रसाद ने भी खूब लिखा है, प्रसाद को मिला नहीं था ज्ञानपीठ।
निराला को मिला ही नहीं था। वही बात है कि महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। तो ऐसे भी कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ मिलता तो ज्ञानपीठ का सम्मान बढ़ता, वो रह गए, लेकिन जिनको मिला है वो भी डिजर्व करते हैं। तो हिंदी कवियों में सबसे पहले मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी काव्य रचना चिदम्बरा के लिए। यानी पहले पुस्तक का नाम याद रखना पड़ता था, लेकिन अब किसको मिला उस व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति विशेष, लेखक कवि कवयित्री विशेष का नाम याद रखना पड़ता है। अगेय पर एक क्लास में कभी भी पूरा पढ़ाया नहीं जा सकेगा। हमारी जो आधुनिक काव्य संकलन की किताब है, इसमें अगेय की कविता चलती है असाध्य वीणा। हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए एक नई कविता, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, असाध्य वीणा। उस सिलसिले में मैं कवि परिचय दे रही थी। अगेय पे मैं एक अलग से ऑडियो वीडियो मिक्स बनाऊंगी और वो आप लोगों के सिलेबस में 20 नंबर के प्रश्न में काम आएगा। ये जो असाध्य वीणा कविता है, आप इसके नाम पर गौर कीजिए। असाध्य यानी जिसको साधा नहीं जा सके। जब बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो उसको असाध्य रोग कर देते हैं। वीणा के साथ क्या हो सकता है? वीणा बजाई जाएगी, तो जो बज नहीं पाई वो असाध्य वीणा के नाम से, जिसको कोई साध नहीं सका, बजा नहीं सका, उस वीणा के नाम से वीणा प्रचलित होगी। असाध्य वीणा अगेय की लंबी कविताओं में से एक है। जो आंगन के पार द्वार है उसमें चक्रांत शिला और आंगन के पार द्वार में ही ये दूसरी असाध्य वीणा लंबी कविताएं हैं। मुक्तिबोध लंबी कविताओं के लिए सर्वाधिक स्मरणीय है, याद किए जाते हैं। लेकिन नरेश मेहता की समय देवता, निराला की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और अगेय की असाध्य वीणा, ये दीर्घ कविताओं में या प्रबंधात्मक कविताओं में, प्रगीतात्मक लंबी कविताओं में अपना नाम अग्रगण्य पंक्ति में रखने वाली है। तो असाध्य वीणा जो कविता है वो एक नाटकीय शैली में लिखी गई अत्यंत रोचक कविता है। इस कविता में एक राजा है जिसके पास एक वीणा है, जिसको वज्र कीर्ति नामक साधु ने अपने जीवन भर की साधना से गढ़ा था। हठ साधना थी वीणा बनाने की, साधना पूरी हुई, साथ जीवन भी। वो पूरी उम्र लगाकर उस वीणा को किरीटी तरु, बहुत घने जंगलों से, झारखंड के जंगल में विशाल काय किरीटी तरु की लकड़ी से उस कारु वाद्य को, उस लकड़ी के बाजे को वज्र कीर्ति ने बनाया था और बनाने के बाद उसका देहांत हो गया। अब एक संत की पूरी जीवन साधना लगाकर जो वीणा बनी हो, वो कैसे मुमकिन है कि किसी भी छुट भैये से, किसी भी अनिपुण से या घमंड में भरे हुए व्यक्ति से बज जाए। राजा हार गया है, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी कला हो गई अकारथ दर्प चूर्ण। सबकी कला, सब आए, खूब कोशिश की, नहीं बजा पाई। तो अब उनको एक मिला है प्रियंवद केश कंबली गुफा गे। उसके सामने, जब इसमें कथा है, लंबी कविता में कथा होती है, जब इस लंबी कविता की कथा शुरू होगी तो राज दरबार सजा है, सारे दरबारी बैठे, राजा बैठा है, रानी बैठी है और दूर से प्रियंवद आता है। तो अपने सिंहासन से खड़ा होकर राजा कहता है, आ गए प्रियंवद। इस तरीके से एकदम सभा में वो उत्सुकता के साथ उसका स्वागत करता है। तो इसकी कथा बहुत रोचक है। उसमें राजा शुरू में बताता है कि वीणा कौन कौन बजाने की कोशिश कर चुका और किस किस से ये वीणा नहीं बजी, और राजा दुखी है कि क्या यह वीणा सच में असाध्य वीणा ही रह जाएगी। इसके बाद प्रियंवद बहुत देर तक उस वीणा को याद करता है, उस वीणा के माध्यम से किरीटी तरु को नमन करता है। किरीटी तरु के साथ साथ वो प्रकृति के इतने रूपों का स्मरण करता है और इतना कृतज्ञ होता है, इतना नतमस्तक होता है कि वीणा अंत में बजती है। देखिए, बजाता प्रियंवद ही है, वीणा खुद कैसे बजेगी। लेकिन बजाने के पहले प्रियंवद का तमाम जो क्रियाकलाप है वो ये सिद्ध करता है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के पहले अगर वो बहुत दुर्लभ है, अलौकिक है, तो आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा।
मुख्य बात इस कविता की यही है जो अब मैं कह रही हूं। अहम का विसर्जन करना पड़ेगा, स्वयं का समर्पण करना पड़ेगा। ये अहम का विसर्जन और स्नेह का समर्पण जब होगा तब आप उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस स्थान को जिसके लिए आप अभी व्याकुल हैं, तत्पर हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस वीणा को वो तभी बजा पाएगा जब वो उसके सामने पूरी तरह से विगलित कल्मश हो जाएगा, अपने सारे क्षुद्र मनोभावों का त्याग देगा। वैसे भी उसमें वो बताया नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से वीणा के सामने अपने अपराध क्षमा मांग रहा है, एक एक कण कण को, तृण तृण को, लघु लघु उपमानों को प्रकृति के वो याद कर रहा है, और उस वृक्ष की महिमा का, विशालता का जिस तरह से वो महिमा मंडन कर रहा, गायन कर रहा है, वो भाव विभोर करने वाला है। वो बार बार बताता है प्रेमवत का व्यवहार कि जब किसी असाध्य वस्तु को साधना हो तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें कितना उसके सामने झुक जाना चाहिए, नतशिर हो जाना चाहिए कि वो वस्तु स्वयं सहज हमारे सामने उपलब्ध हो जाए और हम एक प्रकार से गुम हो जाएं। जब हमारे होश लौटे तो हम उस स्वाद को चख चुके हों। होश आने के बाद तो हमें ये ध्यान आए कि अच्छा ऐसा ऐसा हमने अभी अभी फील कर लिया। जब उस पल में आप हो तो आप इम्पर्सनल हो जाओ, बिल्कुल आप हैं ही नहीं, जैसे आपको ध्यान ही नहीं अपने व्यक्तित्व का, अपने आसपास की घटनाओं के घटित होने का। इसी तरीके से जब वो बजती है वीणा तो प्रेमवत होता है। और हाँ, साथ में साधारणीकरण, एक ही वीणा बजती है, सेम स्वर है, लेकिन सभा में मौजूद राजा को अलग सुना, रानी को अलग सुना, सभासदों को अलग सुना, खजांची को अलग सुना, कुम्हार को, किसान को, सुनार को, सबको अलग सुना। यानी हमारे मनोभावों का, हमारी जो संस्कार की परतें हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे परिवेश का हम पर असर पड़ता है। किसी भी वस्तु का स्वाद हर व्यक्ति एक तरीके से नहीं ले सकता, खासकर गीत, संगीत और साहित्य का। एक ही कलाकृति किसी को अश्लील लगती है, दूसरे को कला का उत्कृष्ट पैमाना, उत्कृष्ट प्रतीक लगती है। तो ये जो कविता है इसको हम आज शुरू करेंगे। असाध्य वीणा कविता। कविता के साथ साथ ढेर सारी चीजें अभी और मिलेंगी। कविता में हमने क्या सीखा कि स्वयं का समर्पण, अहम का विसर्जन, सबका साधारणीकरण अलग अलग होता है, सबके परिवेश, मानस पटल, सबके व्यक्तित्व, सबकी जो विचारधारा है उसके अनुसार वो उस चीज को ग्रहण करता है। और एक चीज कि प्रकृति चित्रण का अनूठा उदाहरण है ये कविता। प्रबंधात्मकता इसकी कसी हुई है, कसावट में इस कविता में कोई कमी नहीं है, और प्रकृति चित्रण इसका अद्वितीय है। राजा अभी शुरू करेगा। आ गए प्रेमवत केश कंबली गुफा के, तीनों जगह एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे कोई बहुत दिनों बाद आए, ओहो क्या बात है, आज तो किधर चांद निकला। इस तरह से शिद्दत से, उत्सुकता से, उत्कटता से, और राजा प्रतीक्षारत था प्रेमवत के लिए। तो उसकी भाषा देखिए। आ गए प्रेमवत केश कंबली गुफा के। केश कंबली दो अर्थ निकलते, एक तो उसके केश बड़े लंबे लंबे थे, उसको उसने इस तरह से लपेट रखा था जैसे कंबल ओढ़ रखी। दूसरा, पहाड़ों का प्राणी था, मोटा सूफियों जैसा कंबल उसने ओढ़ रखा था, और गुफा गए, गुफा ही उसका ठिकाना था, घर था। राजा ने आसन दिया, बिठाया, इतना बड़ा राज दरबार है, कहा, आसन दे दिया, बिठा दिया और कहा, कृत हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध, आज मेरे जीवन की पूरी होगी। कृत हुआ मैं तात, मैं कृतार्थ हो गया। आज राजा बोल रहा है कि वो कृतार्थ हो गया। राजा के लिए हम वो लिखेंगे, व्याख्या करेंगे तो मैं नहीं लिखेंगे। राजा कहते हैं कि वो कृत हैं, कृतार्थ हैं, कृतज्ञ हैं, और उनको ये भरोसा है कि उनके जीवन की साध आज पूरी होगी। क्या साध है? कि वीणा बजे और राजा उस संगीत से आनंदित हो। लघु संकेत समझ राजा का, लघु संकेत, इशारा किया राजा ने, भाई वीणा लाओ। गण दौड़े, दौड़ के नौकर चाकर गए, लाए असाध्य वीणा,
असाध्य वीणा दरबार में रखी। साधक के आगे रख, उसको हट गए, साधक के आगे वीणा रखी। और जैसे कोई बहुत पवित्र चीज को हम सामने रखते हैं, जैसे घर में पूजा पाठ हो, पुजारी आए तो ये चीजें हम रखते हैं, फिर साइड हट जाते हैं कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिए। सभा भी उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लग टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। सभा की आंखें एकदम उत्सुक, एक बार तो देखा वीणा को और फिर प्रियंवद को कि देखते हैं ये वीणा बजाने वाले कैसे हैं। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। राजा अब वीणा का परिचय दे रहे हैं कि यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से, उत्तराखंड के पहाड़ों से, जंगलों से, गिरि प्रांतर पहाड़ के अंदर जो घने जंगल होते हैं वहां से घने वनों में जहां ब्रह्मचारी व्रतचारी तपस्या करते हैं, वहां से बहुत समय पहले आई थी। वंस अपॉन अ टाइम। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों से डाले हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। अब उसी किरीटी तरु की महिमा का बखान राजा ने शुरू कर दिया कि पूरा तो इतिहास मुझे नहीं पता, कई चीजें हम कहते हैं कि मन सारो तो कौन मेरो, लेकिन यहाँ हुई थी मैं सुनी। तो राजा का कोई सैकड़ों सालों का तो जीवन है नहीं, उसने भी अपनी पुरानी पीढ़ी से, पूर्वजों से सुना था और सुनते सुनते यहाँ तक उसके पास तक जो पहुंची है चीजें, वो कह रहा है कि पूरा इतिहास नहीं पता, लेकिन मैंने इतना सुना है कि वज्र कीर्ति नामक साधु ने मंत्रों से पूरित करके जिस प्राचीन किरीटी तरु से, बहुत पुराने किरीटी के वृक्ष से इसको जो घड़ा था, वो वृक्ष इतना ऊंचा था कि कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। अब आपके कान में कोई कैसे बोल पाएगा जब आपसे बहुत छोटा है? या तो आप उसके पास सोइए, लेटिए, या वो आप तक लंबा हो। तो अब किरीटी तरु तो हवाओं से बातें करता है, हिमशिखर यानी बर्फ के पहाड़ों की चोटियां उसके पास, उसके कान में कब बोल पाएंगी? जब किरीटी तरु की ऊंचाई वृक्षों की चोटियों के बराबरी में हो। इससे पता चलता है कि किरीटी तरु बहुत ऊंचा वृक्ष था, उसके कानों में रहस्य कहा करते थे, मतलब एकदम पास पास थे। कंधों पर बादल सोते थे। कंधों पर बादल कब सोएंगे? ये जो हमारे कंधे हैं थोड़ी सी देर में थक जाते हैं कोई वजन उठाने से, उसकी डालें इतनी चौड़ी, इतनी घनी, इतनी बड़ी बड़ी थी, इतनी मजबूत थी और इतना ऊंचा था वो तो बता ही दिया। तो बादल उसके ऊपर ऐसे लेटे रहते थे, यानी बादल नीचे और वृक्ष ऊंचा। हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो बादलों के बीच से गुजरते, हम लोग भी वो समय याद रखते हैं सालों तक। तो वो जो वृक्ष है वो बहुत ऊंचा था और हिमशिखर कानों में रहस्य कहा करते थे, कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करिशुंडों से डाले हाथी की सूंड के समान। आपने वट वृक्ष देखा होगा, उसमें से जटाएं लगी रहती है, बच्चे झूला भी झूलते हैं, लंबी लंबी, जैसे बहुत पुराने साधुओं की दाढ़ियां लटक रही हो। उसकी करिशुंडों से डाले हाथी की सूंड के जैसी, तो उसकी लंबी लंबी डाले थी जो झूला भी करती थी। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। उसकी जो बाकी डालियां आपस में इतनी गूंथी हुई थी, हाथी की सूंड लंबी भी होती है, लचीली भी होती है और मजबूत भी होती है। वो अपनी सूंड से हाथी बड़े बड़े लट्ठे पेड़ के तने इधर से उधर रखता है। तो ये इसकी विशालता का, मजबूती का, घनत्व का चित्रण करने वाली पंक्ति है। कुल मिलाकर वृक्ष की जो विशेषताएं बताई जा रही है इस हिस्से में, परित्राण यानी रक्षा, वन यूथों का, जंगल के जानवर बहुत वर्षा में, आंधी में, तूफान में उस वृक्ष के नीचे आकर अपनी जान बचाया करते थे। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। केहर यानी शेर। शेर को जब खुजली होती थी तो उसके तने से खुद को रगड़कर लगाकर अपनी खुजली मिटाया करता था। शेर से वो वृक्ष हिलता नहीं था, बल्कि शेर उसकी खुरदरी डाल से अपनी खुजली मिटाता था। आज यहीं तक करेंगे, इसको आप देखिए और बहुत आनंद आएगा कविता से। अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत फ्लो है इस कविता में,
बहुत रस है प्रकृति का इस कविता में। लंबी कविताओं में मेरी ये बहुत यादगार कविता है। आप बने रहिए। आज हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे का हिस्सा करेंगे।